नमस्ते दोस्तों। माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं लेखिका मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी अंतिम संक्षेप का पहला भाग। प्रातः से ये फोन के पास ही बैठी थी। उनकी हर चंद कोशिश यही थी कि सावित्री या सुखलाल फोन न उठा ले। महिमा का जैसा स्वभाव है वे खूब जानती है। तैश में आ जाती है तो सामने कौन है इसका भी उसे होश नहीं रहता। और तभी घंटी बजी। उन्होंने लपक कर रिसीवर उठा लिया, पर उधर से सिवा डायल टोन के कोई आवाज नहीं आई। तभी सुखलाल ने आकर सूचना दी, भाभी जी आई हैं। वे चौंकी। तो यह घंटी फोन की नहीं दरवाजे की थी। वे अपने में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें दोनों का अंतर भी पकड़ में न आया। तो महिमा मई अब सशरीर पधारी हैं। आतंक से वे सिहर उठी। बहू ने आकर पैर छुए तो उनसे आशीर्वाद भी न देते बना। सुखलाल, जरा 2 कप चाय तो बना, और देख चाशनी मत बना देना, बहू रानी कम शक्कर लेती हैं। हमें पता है, सुखलाल ने तुनक कर कहा और किचन में चला गया। उसका इरादा तो वहीं खड़े खड़े कुछ देखने सुनने का था। यही तो वे नहीं चाहती थी। माना कि नौकरों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, फिर भी उनके सामने प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। कैसी हो महिमा? उन्होंने वार्तालाप का औपचारिक शुभारंभ किया। बच्चे कैसे हैं? ठीक ही हैं, महिमा ने बेरुखी से कहा। आप तो यह बताइए कि अपने लाडले को कहाँ छुपा के रखा है? छुपाऊंगी क्यों? वह क्या चोरी करके भागा है? तो फिर बारंबार माँ की आंचल में मुंह छिपाने क्यों चले आते हैं? तो क्या आधी रात को हंगामा करके जग हंसाई करवाएगा? लड़ने पर आ जाती हो तो तुम्हें न तो पड़ोसियों का होश रहता है और न नौकरों का। कितनी बार समझाया होगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका तो ख्याल किया करो। आप तो बस हर बात मुझसे ही कहते रहिए। कहने लायक बात होती है तो उससे भी कहती हूँ। खाक कहती हैं। आपकी शह पाकर ही तो वे इतने बेलोस बेखौफ होते जा रहे हैं। एक बार दरवाजा मत खोलिए, अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। उनका मन हुआ कि कह दे, पति के मुंह पर दरवाजा बंद करने का हौसला पत्नी के पास हो सकता है। माँ ऐसा कलेजा कहाँ से लाए? सौभाग्य से उसी समय चाय आ गई और वे इतनी कड़वी बात कहने से बच गईं। महिमा ने नाश्ता छुआ तक नहीं, बस चाय के 2 घूंट भरे और उठ खड़ी हुई। चलती हूँ मम्मी जी, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं तो बस इतनी तसल्ली करने आई थी कि श्रीमान जी सकुशल पहुंच गए हैं। बीवी हूं ना, इतनी चिंता तो करनी ही पड़ती है। उसका एक एक शब्द उनके मन पर कोड़े की तरह पड़ रहा था, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पीछे चलकर दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसी समय कुसुम सामने से निकली, शायद सब्जी लेकर लौट रही थी। देखते ही बोली, यह क्या भाभी जी, अभी आई अभी चल दी? खाना वाना खाकर जाती। तुम खिला रही हो क्या? महिमा के स्वर में तलखी थी, पर कुसुम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी अल्हड़पन से बोली, ये कौन बड़ी बात है, हम खिला देंगे। हलवा पूड़ी ना सही दाल रोटी तो बना ही सकती हैं। सच्ची भाभी जी, आज तो हमारे यहाँ झूठन गिरा कर ही जाइए। बताइए कौन सी सब्जी पसंद है? अभी तो ठेला बहुत दूर भी ना गया होगा, फिर कभी आ जाएगी। अभी बच्चे घर में अकेले हैं ना। उन्होंने महिमा की ओर से जवाब देते हुए इस जुगलबंदी को विराम दिया। फिर बहू से बोली, आओ फाटक पर खड़े रहते हैं, वहीं रिक्शा रोक लेंगे। मम्मी जी एक बात कहूँ? रिक्शे की प्रतीक्षा करते हुए महिमा ने पूछा। कहो। आपके सुपुत्र सिर्फ आपके लिए ही यहाँ नहीं आते, किसी के मीठे बोल भी उन्हें खींचते हैं। अपनी कमजोरी ढकने के लिए महिमा का यूं दूसरों पर लांछन लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, अतः वे बोली, महिमा, मीठे बोल तो कोई भी बोल सकता है, इसमें पैसे थोड़े ही लगते हैं। फिर भी मैं नहीं बोलती, यही ना? महिमा ने कहा। उसी समय एक खाली रिक्शा वहां से गुजरा तो उसने रोक लिया और बैठकर चल दी। सास की अंतिम बात ने उसे इतना नाराज कर दिया था
कि उसने विदा लेने की भी जरूरत नहीं समझी। कमरे में लौटते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उदासी के बावजूद वे बहुत हल्का अनुभव कर रही हैं। मन पर एक बोझ था जो उतर गया है। सुबह से एक तनाव, एक आशंका से वे ग्रस्त थी। महिमा के फोन की यातना भरी प्रतीक्षा ने उन्हें थका दिया था। महिमा खुद आई और बरस कर चली गई। अब अगले किसी प्रसंग तक उससे सामना होने का खतरा नहीं रहा। वे इत्मीनान से आराम कुर्सी पर पसर गई। समय काटने के लिए वे कुछ न कुछ बुनती रहती हैं। अभ्यासवश एक पुलिंदा भी उन्होंने उठा लिया, पर बुनने का मन नहीं हुआ। कमरे की खिड़की से पिछवाड़े का आंगन नजर आ रहा था। वे उधर ही देखती रही। कुसुम रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। कुसुम को देखते ही उनका मन उमगने लगता है। गजब की है यह लड़की, दिन भर फिरकनी की तरह घूमती रहती है, पर मजाल है कि कभी मुंह लटका हुआ दिखा हो। गैरेज और उसके पास वाला कमरा, बस इतनी सी जगह उसके पास है, पर अपने 1.5 कमरे के घर को भी हमेशा चमका कर रखती है। खुद तो साफ सुथरी रहती ही है, पति और बच्चों के कपड़े भी हमेशा लगदग मिलेंगे, और जितनी मिठास उसकी बोली में है उतना ही स्वाद उसके हाथ में है। कई बार लगता है काश उनकी बहू भी ऐसी ही सुशील, सौम्य और सुघड़ होती। शायद इसीलिए महिमा को कुसुम फूटी आंख नहीं सुहाती, हमेशा उससे चिड़ी ही रहती है। जब शुरू शुरू में वो लोग रहने आए थे तो महिमा अक्सर झल्ला जाती। ये क्या बला पाल ली है आपने मम्मी जी, इतनी दूर से हम लोग मिलने आते हैं पर जरा भी प्राइवेसी नहीं मिल पाती, बच्चे अलग हुड़दंग किए रहते हैं। इससे तो अच्छा था किसी ऑफिस को ही ये कमरे उठा देती, ढंग का किराया तो आता। हाँ, किराया तो आता, पर ऑफिस वालों से रौनक तो नहीं होती ना बहुरानी, वह तो बाल गोपालों से ही होती है। और अब इस उम्र में मुझे प्राइवेसी की नहीं, संग साथ की जरूरत है। रात बेरात मुझे कुछ होने लगे तो गिलास भर पानी देने के लिए कोई तो चाहिए, दौड़कर तुम्हें खबर देने वाला तो कोई घर में हो। 2-4 बार यह जवाब सुन लेने के बाद महिमा ने भुनभुनाना छोड़ दिया था। वह समझ गई थी कि सास की यह दलील सीधे उस पर वार करती है। उसी ने तो इस घर को 2 द्वीपों में बांट दिया है। आज सारी संपन्नता के बावजूद वे जो बुढ़ापे में अकेलापन भोग रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? महिमा ही तो। उन्हें आज भी वह काला दिन याद है। वे तीनों शाम की चाय ले रहे थे। उन्होंने दिन भर खटकर मटर की कचौड़ियां बनाई थी, पर मनीष प्लेट झुटार कर ही उठ गया था। माँ की मनुहार को भी वह अनसुना कर गया था। उसके जाने के बाद महिमा ने सपाट स्वर में कहा था, मम्मी जी, हम लोग इस संडे को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट? क्या मतलब? हम लोगों ने शालीमार कॉलोनी में एक फ्लैट बुक कर लिया है। क्यों? उन्होंने पूछ लिया, पर दूसरे ही क्षण उन्हें लगा इस क्यों से बेमानी कोई शब्द नहीं होता होगा। साफ जाहिर है बहू अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। ठीक है, उसके अपने सपने होंगे, अपने अरमान होंगे, लेकिन उसके लिए अलग से मकान लेने की क्या जरूरत है? महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम अलग रहना चाहती हो सो खुशी से रहो, पर उसके लिए इतनी दूर जाने की, इतना पैसा फूकने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, क्या इसमें 2 गृहस्थियां समा नहीं सकती? मेरी साफ कोई का बुरा न माने मम्मी जी, पर ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कैसा माहौल? आपको तो शायद अब आदत हो गई है, पर जैसी महफिलें यहाँ जमती हैं, जैसे लोग बाबूजी के पास इकट्ठा होते हैं, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। महिमा, उनके स्वर में धार थी, तुम इस घर की पहली बहू तो नहीं हो। जानती हूँ मम्मी जी, पर वे जो मुझसे पहले आई हैं, कितने दिन आपके पास रही हैं? बस मेहमानों की तरह आती हैं और 4 दिन रहकर चली जाती हैं। मेरी तरह 30 दिन यहाँ रहना पड़े तो पता चले। अभी उसी दिन यहाँ होती तो मजा आ जाता। इस दिन की बात कर रही हो? अच्छा हाँ, उस दिन मेजर साहब जरा ज्यादा ही बहक गए थे। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे बाबूजी से कह दिया था कि अब घर में बहू आ गई है, ढंग के लोगों को ही घर में बुलाया करें। किस किस को रोकेंगी आप? और फिर बाबूजी खुद भी तो। हाँ, पीते हैं। पुलिस की नौकरी का तोहफा है। जब उस नौकरी का सुख भोगा है तो यह भी भुगतना ही होगा।
पर वे किसी को परेशान तो नहीं करते। एक आध दिन का किस्सा छोड़ दो तो उनके यार दोस्त भी आते हैं तो बाहर वाले कमरे में बैठे रहते हैं और आप भीतर से उनके लिए बर्फ, नमकीन, काजू और पकोड़े भिजवाती हैं। नहीं मम्मी जी, यह वातावरण मुझे रास नहीं आएगा। मेरे संस्कार दूसरे हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने को था ही क्या। हाँ, एक कसक जरूर बनी रही। काश मनीष यह प्रस्ताव उनके सामने रखता, तब शायद उसमें इतनी कड़वाहट नहीं होती। पर उस बेचारी की तो हिम्मत ही न पड़ी होगी। रात मन हुआ कि बाबूजी से बहू की करतूत बखान करें, पर चुप लगा गई। उनसे किस मुंह से कहती कि बहू आपके कारण अलग डेरा बसा रही है। उन्हें तो शायद विश्वास ही ना होता। वे बेचारे खुद किसी लफड़े में नहीं पड़ते। मनीष ने अपनी मर्जी से शादी तय की, उन्होंने खुशी खुशी भावरें डाल दी। बहू अपने साथ एक छल्ला भी नहीं लाई, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। बहू पर्दा नहीं करती, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूमती है, 9-9 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती है, रसोई में पांव भी नहीं देती। उन्होंने कभी किसी बात के लिए टोका टाकी नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की। उनकी अपनी अलग दुनिया थी। को सैर, दोपहर में ताश, शाम को क्लब। इस रूटीन में खलल उन्हें नापसंद था। मौज में आते तो एक हाथ महफिल घर में भी जमा लेते, पर उनकी सारी व्यवस्था सुखलाल देखता था। घर की औरतों को उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे निरुपद्रवी जीव के लिए महिमा न जाने क्या क्या कह गई। उनका मन इतना खट्टा हो गया कि फिर उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। 4-5 महीने बाद मृण्मयी का जन्म हुआ तो वे अस्पताल में बराबर महिमा के साथ रही। सारी परंपराओं का उन्होंने निर्वाह किया, पर बहू को घर आने के लिए नहीं कहा। वे दोनों स्वयं ही एक दिन 3 महीने की गदबदी बच्ची को लेकर बाबूजी से आशीर्वाद लेने आए थे। बाबूजी ने बच्ची को गोद में लेकर ढेर सी आशीषें लुटाई थी। 1.25 तोले की चैन भी दी थी। जब तन्मय हुआ तो उसे भी अंगूठी पहनाई गई। मतलब यह कि रस्मों रिवाज सब पूरे होते रहे, पर बाल गोपालों की किलकारियों से घर सूना ही रह गया। जब बहू का पांव भारी हुआ था, उनका मन सपने बुनने लगा था। यूं तो सतीश के भी 2 बच्चे थे, पर उनका स्पर्श तो उन्हें याद भी नहीं है। कस्बे की लड़की है सुषमा, पर अमेरिका जाकर जैसे वहीं की हो गई है। बच्चों को ऐसे सहेज कर रखती है जैसे यहाँ सांस भी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उन्हें तो प्यार करते भी डर लगता है कि कहीं कोई छूत न लग जाए। वे अपना मन अंजू मंजू के बच्चों से बहला लेती, पर पराई संतान से कहीं घर भरता है। एक मनीष के बच्चों की आस थी, वह भी टूट गई। पता नहीं बाबूजी ने इस दुख को कैसा गटका होगा, पर वे स्वयं तो एकदम बिखर गई थी। फिर बाबूजी भी चले गए और वे एकदम अकेली रह गई। कौन विश्वास करेगा कि यह अकेलापन उन्हें मांगे मिल गया था। दुनिया भर की औरतें पति से पहले जाने की कामना करती, पर उनके अंतर्मन ने हमेशा यही चाहा कि हे प्रभु, इन्हें मुझसे पहले उठा लेना, जैसे मैंने उनके नाज उठाए हैं और कोई नहीं उठा सकता। मेरे रहते तो इनकी शानो शौकत, रोब दाब में कोई कमी नहीं आ सकती, पर मेरे बाद ये जरा जरा सी चीज के लिए तरसेंगे, दूसरों का मुंह देखेंगे तो मुझे स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर ने जैसे उनकी सुन ली। एक नामालूम सी बीमारी में बाबूजी चल बसे। उनकी आन बान अंत तक बरकरार रही। पहाड़ से दुख को झेलते हुए एक संतोष उन्हें सांत्वना दे जाता था। दुख बस एक ही था, अब सब कुछ निपट जाएगा और 15 दिन बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे तो वे खाली दिनों को कैसे भरेंगी। यह सूना घर उन्हें काटने नहीं दौड़ेगा। अमेरिका लौटते हुए सतीश भी इसी बात से चिंतित था। बार बार कह रहा था, मम्मी मैं मनीष से कहता हूँ कि अब यहीं आकर रहे, या फिर तुम हमारे साथ चलो। उनका मन भी हुआ कि महिमा से कहें, जिनसे तुम्हें शिकायत थी वे तो चले गए, अब वापस आ जाओ। पर ऐसा कहना भी मानो उस दिवंगत आत्मा का अपमान होता। वे जब्त कर गई। सतीश को उन्होंने समझा बुझाकर भेज दिया। यह सदाशिव और कुसुम का जोड़ा उनके आश्रय में आया था। इन्हें घर की जरूरत थी, उन्हें संग साथ की, तो नाम मात्र के किराए पर इन्हें रख लिया गया। नई नई शादी हुई थी, गोद में 6 महीने का बच्चा था। मम्मी जी को तो जैसे स्वर्ग मिल गया।
1.5 साल बाद कुसुम के यहाँ दूसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने सास से बढ़कर सेवा की। उसके लिए हरीरा बनाया, दवाइयाँ कूटी, गोंद मेथी के लड्डू बनाए, दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, साथ ही दर्जनों स्वेटर बना डाले। उनकी तुतली बोली से वे पुलकित होने लगती और आने जाने वालों के पास उनके बाल लीलाओं का बखान करने लगी। अपने नाती पोतों के लिए जो वर्षों से संचित प्यार उनके मन में था वह इस जुगल जोड़ी पर बरसने लगा। यूं तो ईश्वर ने उन्हें 4-4 बच्चे दिए थे, लेकिन लड़कियां तो अपने अपने घर की हो गई और लड़कों में एक 7 समुंदर पार जाकर बैठा है और दूसरा शहर में भी है, तो किस काम का। वे तो अकेली ही पड़ गई हैं। शायद इसीलिए परमात्मा ने ये राम लक्ष्मण उनके आंगन में भेज दिए हैं। महिमा सब देखती और जल भुन जाती, कहती, कुसुम के तो मजे हैं, 200 रुपल्ली में महलों का सुख भोग रही है। मुफ्त की आया मिली है सो अलग। सुखलाल कहता, भाभी जी जरूर कोई पिछले जन्म का लेखा जोखा रहा होगा, नहीं तो सारी दुनिया छोड़कर ये लोग यही क्यों आते। वे सब सुनती हैं और मुस्कुरा देती हैं। मनीष कोई 12 बजे सोकर उठा होगा। उठकर सीधे उनके सामने आकर बैठ गया। बिखरे बाल, उतरा चेहरा, उदास आंखें। उनका मन हुआ उसे बाहों में लेकर प्यार कर ले, पर वे जब्त कर गई। एक जमाना था जब 2 बच्चों का बाप बन जाने के बाद भी वह उनकी गोद में लेट जाया करता था। महिमा ने ही उसकी यह आदत छुड़ाई थी। तब से वे भी एक औपचारिक दूरी बनाए रखती हैं। चाय पियोगे? जरूर, लेकिन तुम्हारा तो खाने का समय हो रहा होगा ना। तुम नहा धो लो, फिर खा लेंगे। चाय पीकर वह नहाने चला गया। वे उठकर रसोई में जाने को ही थी कि रिंग आई। हेलो दादी माँ, मैं मीनू बोल रही हूँ। डैडी जाग गए हैं क्या? हाँ, अभी अभी उठा है, नहाने गया है। थोड़ी देर बाद बात कर लेना। हाँ, मौका लगा तो जरूर करूंगी। दरअसल मैं उन्हें विश करना चाहती थी, आज उनका बर्थडे है ना। ओ माँ, उनके दिमाग से यह तारीख कैसे उतर गई। बच्चों के जन्मदिन मनाने का तो उनका खास अंदाज हुआ करता है। बच्चे जब छोटे थे तब तो खूब हंगामे हुआ करते थे। अब वैसा तो नहीं हो पाता, पर वे याद जरूर रखती हैं। बाहर वालों को तो कार्ड या पैसे भेज देती हैं, फोन कर लेती हैं, मनीष के यहाँ मिठाई लेकर पहुंच जाती हैं, या फिर उन लोगों को घर बुला लेती हैं। चीनू मीनू के जन्मदिन तो अक्सर यही मनाए जाते हैं और आज उन्हें मनीष का जन्मदिन भी याद न रहा। वे सचमुच बूढ़ी होती जा रही हैं। उन्होंने फौरन सुखलाल को बाजार भेजा, सावित्री को मटर पुलाव और रायता बनाने का आदेश दिया और खुद हलवा भूनने बैठ गई। माँ बेटे दोनों खाने पर बैठे तो मेज पकवानों से भरी हुई थी और पूरा कमरा अगरबत्ती से महक रहा था। अरे वाह, आज तो फीस्ट हो गई, मनीष ने कहा। बर्थडे फीस्ट? बर्थडे? ओ यस, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। वह उठा और उसने माँ के पैर छू लिए, फिर उनके गले में बाहें डालकर बोला, तो आपका यह नालायक बेटा आज कितने साल का हो गया? 36 का। ओ नो, इस स्पीड से मेरी उम्र में इजाफा होता रहा तो मैं 2-4 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा। मीनू ने फोन किया था, तुम्हें विश करना चाहती थी। बेचारे बच्चे अपने डैडी की थोड़ी बहुत इज्जत तो करते हैं, बाकी लोग। सुबह महिमा खुद आई थी मुझे विश करने के लिए। शायद ओ डियर मम्मा, अब आप यह पैचअप का धंधा छोड़ दो, कोई नई बात करो। और सच तो यह है कि इस समय कोई भी बात करने का मूड नहीं है। तुम्हारी यह सजी हुई मेज कब से बुला रही है, जरा उसके साथ न्याय कर लेने दो। वह टूट पड़ने के अंदाज में शुरू हो गया, पर 2-4 कौर खाकर ही उसने हाथ रोक लिया। अभी महिमा जो मुझे यह सब खाते देख लेना तो गजब हो जाए। सच कहता हूँ, शी विल किल मी। इत्मीनान रखो, आज की तारीख में वह दोबारा नहीं आएगी। तो क्या हुआ, ये डॉक्टर लोग डरा देते हैं ना, एक तो तगड़ी फीस लेते हैं, ऊपर से भूखा मारते हैं। खाना खाकर वह फिर लेटने के मूड में था, पर उन्होंने टोक दिया, अब सीधे घर जाओ, बच्चों के लिए इमरती और कचौड़ियाँ रख दी हैं, ले जाना, और महिमा को यह साड़ी देना, शाम को पहनेगी।
मम्मी, जन्मदिन मेरा है, उसका नहीं। पुरानी साड़ी है रे, उसे पसंद है इसलिए दे रही हूँ। और बेटे, तुम तो अपने हो, तुम्हें कुछ ना भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता, पर बहुओं को तो साधे रखना पड़ता है ना। वाह, क्या कहने हैं, कितनी बहुएं साध ली आपने, जरा बताइए तो, मनीष ने हंसकर कहा। पर उसकी आंखों में उदासी के टोरे छलक आए थे। मनीष गया और वे निढाल होकर लेट गई। क्या हो गया है इन बच्चों को, गृहस्थी की डोर कैसे उलझा कर रख दी है। 15 दिन भी शांति से नहीं बीत पाते। वे इतना समझाती हैं, पर दोनों ही जैसे जिद पर उतर आते हैं। शहर के दूसरे छोर पर रहता है मनीष, पर उस घर की अशांति की आंच उन तक आती ही रहती है। हर धमाके की गूंज उनके शांत जीवन को अस्त व्यस्त कर जाती है। पहला विस्फोट शायद उस दिन हुआ था जब मनीष क्लब से बेहताशा पीकर लौटा था। घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ होगा। नौकर ने खबर कर उन्हें फोन किया था और वे उतनी रात को ही रिक्शा करके वहां पहुंची थी। पहले तो उन्होंने मनीष को खूब आड़े हाथों लिया था, फिर पुचकारते हुए बोली, बेटे, तुम तो जानते हो, इसी एक ऐप के कारण तुम्हारे देवता स्वरूप पिता बिरादरी में कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल सके। रिश्तेदारों से हमेशा मुंह छिपाते रहे, फिर जानते बूझते उस लकीर पर क्यों जा रहे हो। उत्तर में मनीष उनकी गोद में मुंह छिपाकर रो दिया था। उस रुलाई में कितने दुख, कितनी व्यथा छिपी हुई थी। पिता को खोने की पीड़ा थी, अंतिम समय में उनकी सेवा न कर पाने का मलाल था, और माँ के अकेलेपन का एहसास था, जो उसकी छाती पर बोझ बनकर बैठ गया था। बेटे की करुणा से उनकी ममता जैसे कृतार्थ हो गई। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ बाप किसी के जिंदगी भर नहीं बैठे रहते, आगे पीछे उन्हें जाना ही पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए हैं। मुझे भी उन्होंने मझधार में नहीं छोड़ा है, पूरी व्यवस्था कर गए हैं, और मैं ऐसी अकेली भी कहाँ हूँ। हाथ भर की दूरी पर ही तो हो तुम लोग, एक फोन खटकाने की बात है। फिर बहू को समझाया था, इस तरह सामने वाले पर एकदम चढ़ नहीं बैठते बहू रानी, जरा सब्र से काम लेते हैं। एकाएक आदमी घर में दाखिल होता है तो अकेला नहीं होता, 100 तरह की चिंताएं साथ चली आती हैं, उनका ख्याल रखना होता है। महिमा ने मुंह बिचका दिया, पियक्कड़ों को तो बस बहाना चाहिए, मन उदास है तो गम गलत करने के लिए पिएंगे, जी खुश है तो सेलिब्रेट करने के लिए पिएंगे। तो बात का बतंगड़ बनाए दे रही हो महिमा, घूंट भर पी लेने से कोई पियक्कड़ नहीं हो जाता। आप माँ है ना, बेटे का पक्ष तो लेंगी ही, पर सही गलत का तो ख्याल कीजिए। ऐसे ही संस्कार दिए हैं आपने, तभी तो इन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं रह गई है। मनीष कहीं सामने होता तो वे उसका मुंह नोच लेती। उसकी जरा सी बेवकूफी ने उनकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया था। बहू के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। अपने आहत अभिमान को सहलाते हुए वे कसेले स्वर में बोली, बच्चे मेरे जैसे भी हैं, मेरे लिए तो लाख टके के हैं, पर तुम यह बताओ कि तुम क्या देखकर रीझी थी। उन्हें लगा था कि उनका यह प्रश्न महिमा को निरुत्तर कर देगा, पर यह उनकी भूल थी। चुप रहना उसकी फितरत में ही नहीं था। पलट कर बोली, अंधी हो गई थी मैं, आंखों पर पट्टी बन गई थी उस वक्त। पछता रही हो, यही समझ लीजिए। बच्चों का ख्याल ना होता तो कब की इस नर्क को छोड़कर चली जाती। नर्क? उनका नंदन कानन सा यह घर बहू के लिए नर्क बन गया है। अपमान से वे तिलमिला उठी। समझ गई कि इस संघर्ष में उन्हें बेटे की ढाल बनना है, नहीं तो बेचारा कहीं का न रहेगा। तब से उनका घर मनीष के लिए शरण स्थली बन गया है। रणचंडी सी अपनी पत्नी से जब भागने की कोई राह नहीं मिलती तो वह आकर माँ के आंचल में दुबक जाता है। पति पत्नी का झगड़ा तब गौण हो जाता और सास बहू में शीत युद्ध ठन जाता। इस बार मनीष को देखे हफ्तों बीत गए हैं और उनका जी घबराने लगा है। चीनू मीनू की भी याद आ रही है, पर एकाएक महिमा के यहाँ जाने का वे साहस नहीं जुटा पाती। हाँ, उस घर को वे महिमा का ही घर समझती हैं, इसलिए तो वहां जाने के लिए बहाने तलाशती रहती हैं।
यूं तो कुसुम पिछले हफ्ते पीहर से लौटी है। मीनू के लिए आम पापड़ की सौगात भी लाई है, पर उतना सा कारण महिमा के घर जाने के लिए काफी नहीं लगता। कल मिसेज नायर केले के चिप्स और काजू के पैकेट दे गई हैं। उनकी यह पड़ोसन जब भी केरल जाती हैं, उनकी फरमाइश पर ये चीजें जरूर लाती हैं। सावित्री से कहकर उन्होंने थोड़ी मठरियां भी बनवा ली। बच्चों के लिए पूरी डलिया भर सामान हो गया, तब जाकर उन्हें संतोष हुआ। अब वे निसंकोच उस घर की घंटी बजा सकती हैं। तैयार होते हुए वे याद कर रही थी कि पिछली बार उस घर कब जाना हुआ था। हाँ, 14 फरवरी को गई थी। मनीष की शादी की सालगिरह थी। दिन भर वे फोन के पास बैठी निमंत्रण की राह देखती रही। उनके कान दरवाजे पर ही लगे रहे कि शायद दोनों आशीर्वाद ही लेने चले आए, पर उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मिठाई और फल फूल लेकर शाम को वे खुद ही चल पड़ी। यहाँ पहुंचकर देखा, उत्सव का कोई माहौल नहीं था। उल्टे घर पर एक सन्नाटा सा तारी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे आज तुम लोगों को याद भी है कि कौन सी तारीख है? लड़ने से फुर्सत मिले तब तो याद रहेगा। सोफे में धसी हुई मीनू बुदबुदाई। उसका वाक्य पूरा भी ना हुआ था कि महिमा उस पर झपटी। उन्होंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? सयानी लड़की पर यो हाथ उठाया जाता है? महिमा एकदम फुफकार उठी। कम से कम मेरे बच्चों के सामने तो मुझे जलील मत कीजिए। और पैर पटकती हुई वह अपने कमरे में चली गई। वे स्तब्ध रह गई। क्या इस तरह अपमानित होने के लिए ही वे उतनी दूर से आई हैं? मन तो हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाएं, पर बच्चों के उदास चेहरे देखकर उनके पांव रुक गए। आंखों में याचना लिए दोनों उनके पास सिमट आए थे, मानो माँ की बेअदबी के लिए क्षमा मांग रहे हों। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए फिर वे बच्चों के ही कमरे में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वातावरण जरा हल्का हो गया तो मीनू ने उन्हें वह पेंटिंग दिखाई जो उसने मम्मी पापा के लिए बनाई थी। चीनू भी बड़ा प्यारा सा कार्ड लाया था। सुबह चाय की मेज पर ही सरप्राइज देने का विचार था, पर झगड़ा शायद उससे भी पहले शुरू हो गया था। पापा सुबह से ही गायब हैं, खाने पर भी नहीं आए। झगड़ा किस बात पर हुआ था क्या पता, और आजकल कारण की तो शायद जरूरत भी नहीं पड़ती, दोनों सामने पड़ते ही शुरू हो जाते हैं, मीनू ने बताया। सच दादी, हम लोग तो इतने बोर हो जाते हैं कि क्या बताएं। दोस्तों के सामने इतनी शर्म आती है कि बस। चीनू भुनभुना रहा था। सच कहता हूँ, मैं किसी दिन घर छोड़कर भाग जाऊंगा। धत पगले, ऐसी बात नहीं करते, उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा। पर वे सचमुच डर गई थी। इस कच्ची उम्र का कोई भरोसा है? आवेश में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, पर इनके माँ बाप को अक्ल आए तब ना। बच्चों को समझा बुझाकर चलने को हुई तो महिमा ने आकर रास्ता रोक लिया। नहीं मम्मी जी, आप इस तरह चली जाएंगी तो मैं समझूंगी नाराज होकर जा रही हैं। यह खूब रही, पहले तो बदतमीजी करो और फिर आकर लाड जताओ। तब तक चीनू रिक्शा लेकर आ गया था, पर महिमा ने उसे लौटाते हुए ऐलान कर दिया कि दादी खाना खाकर जाएंगी। वे चाहती तो जिद कर सकती थी, पर बहू के आंसू धुले चेहरे को देखकर ममता हो आई। माँ की मनोहार भरी मुद्रा देखकर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे थे। बेचारे दिन भर घर में मुंह लटकाए बैठे थे। घर का माहौल बदलते ही खुशी खुशी संगी साथियों से मिलने चले गए। घर सूना हो गया। उस एकांत का लाभ उठाते हुए वे बोली, महिमा, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई। अभी आप सुन रहे थे कहानी अंतिम संक्षेप का पहला भाग। इसी तरह के रोचक व मन को छू लेने वाली और कहानियां सुनने के लिए माय वॉइस अल्फाज पर प्लेलिस्ट मालती जोशी जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलते हैं कहानी अंतिम संक्षेप के दूसरे व अंतिम भाग के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियां सुनते रहिए। धन्यवाद।